हेलो दोस्तों। सुनो कहानी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखित उपन्यास चांद अमावस का। तो आइए सुनते हैं उसका आखिरी भाग। वह चाहते तो यह थे कि उनके सामने कोई निर्णय हो जाता। इन गर्मियों में शादी कर काम निपटा देने की उनकी इच्छा थी। मनीष का रिश्ता तय हो चुका था और लड़की वाले जल्दी मचा रहे थे, पर मैंने पिताजी को कोई बात नहीं उठाने दी। इनके मिजाज का आजकल कोई ठिकाना न था। किसी भी बात का गलत अर्थ निकालते थे। सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेकर मैंने उन्हें ग्वालियर वापस भेज दिया। पिताजी के जाते ही जो थोड़ा बहुत अंकुश था वह भी समाप्त हो गया। बच्चों के सैर सपाटे निर्बाध शुरू हो गए। रोज़ सुबह चाय की प्याली के साथ प्रोग्राम तय होता। नई पुरानी फिल्मों के विज्ञापन देखे जाते। फिर धूप की परवाह न करते हुए दिन भर तीनों घूमते रहते। कभी पिक्चर, कभी पार्क, कभी किसी के घर। मैंने मना न किया होता तो बुआ जी के यहाँ भी उसके 2-4 चक्कर अब तक लग ही जाते। मोहल्ले में भी उसने अच्छी दोस्ती कर ली थी। जब देखो चारू दीदी की पुकार लगाता, कोई ना कोई चला ही आता था। पहले वाली सुनीता ऐसे समय बहुत याद आया करती है। मैं उनके साथ जा नहीं पाती थी, फिर भी शाम को सारा विवरण मुझे सुनना पड़ता। छत पर या आंगन में हमारी महफिल जमते। चारू हर फिल्म की कहानी हूबहू एक्टिंग के साथ सुना डालते। पिक्चर देखने का ही मज़ा आ जाता। इसके अतिरिक्त लूडो, ताश और बहुत कुछ होता। दोनों भाई बहन हमारी इस बैठक में नहीं आते थे। जब तब वह आग्नेय नेत्रों से हमें घूर कर चले जाते। 1-2 बार तो सुनीता को ज़बरदस्ती हमारे बीच लाकर बैठा गए, पर उसके आते ही हंसी के फव्वारे अपने आप थम जाते। बात करने का कोई विषय ही नहीं मिलता और थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर चली जाती। 1-2 बार वह मुझ पर बहुत बिगड़े। तुम लोगों ने तो उसको काटकर अलग फेंक दिया है। कितना गुस्सा आता तब। क्या अलग होने की प्रक्रिया मैंने शुरू की थी? कई बार वह झल्लाते, तुम चारू से काम करा सकती हो पर उससे कुछ नहीं करवाओगी। बेचारी सारा दिन बोर होती रहती है। तो मैं क्या करूं? हर बार कमरे में जाकर उसे निमंत्रण दे आऊं कि आइए रानी जी, यह कीजिए, वह कीजिए। यह बात मेरे मुंह तक आती, पर मैं चुप कर जाती। इसलिए चारू के लाख कहने के बावजूद मैं कभी घूमने नहीं गई। उन्हें तीखी कड़वी बातें कहने का एक और मौका देने की मेरी इच्छा नहीं थी। उन्हें सरकारी काम से भोपाल जाना पड़ा और उसका लाभ उठाकर चारू ने प्रोग्राम बना ही डाला। सुबह सुबह अखबार देखती हुई बोली, चलो दीदी, आज इंदुमती देख आए। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना है। मैं हमेशा की तरह ना नुकुर करने लगी तो बोली, दीदी रानी, तुम्हारे फेवरेट हीरो की पिक्चर है, इसलिए तो आग्रह कर रही हूँ। बेचारे वैसे ही पिक्चर में कम आते हैं आजकल। और फिर जैसे मेरे मंतव्य को भांप कर उसने एकाएक सुनीता से पूछ लिया, सुनीता दीदी, आप भी चलिए ना, अब तो छुट्टियां हैं, कोई परेशानी भी नहीं होगी। सुनीता और मैं दोनों ही इस प्रस्ताव पर चकित रह गए। इतने दिनों तक मैंने भी उससे पूछने का साहस नहीं किया था, पर चारू का सारा ही काम फटाफट होता है। सोचने विचारने के लिए समय ही नहीं रहता उसके पास। सुनीता जब तक कुछ जवाब दे उसने फौरन जोड़ दिया, आप तो जानती हैं, आप नहीं जाएंगी तो दीदी भी नहीं जाएंगी। यह लड़की कब क्या बोल जाएगी, सचमुच कुछ ठिकाना नहीं। सुनीता ने जो भी सोचा हो, पर प्रत्यक्ष रूप से वह बहुत ही विनम्र शब्दों में बोली, मुझे मजबूर मत करो चारू, पर भाभी को तुम जरूर ले जाओ। पता नहीं कब से पिक्चर नहीं गई हैं वो। भाभी, तुम्हें मेरी कसम, तुम पिक्चर के लिए ज़रूर जाओ। आजकल तुम्हारा निकलना ही कहाँ होता है। चारू के साथ कम से कम कुछ तो घूम लोगी। पता नहीं कितने दिनों के बाद सुनीता ने मुझसे इतनी बातें की थी। मेरा मन दरियाद्र हो आया। पिक्चर जाने का वैसे भी कोई खास उत्साह नहीं था, पर चारू ने पीछा नहीं छोड़ा। हमेशा उनके बारे में ही सोचती हो, हमारा कुछ ख्याल ही नहीं है। हम बेचारे रोज बच्चों के साथ घिसटते रहते हैं। उसकी रोनी सी सूरत देखकर मन पिघल गया। सच तो है, जब से बेचारी आई है खुद ही अपना और सबका मनोरंजन कर रही है। नहीं तो घर में जैसे एक शाश्वत मनहूसियत आकर बस गई है। हम लोगों के चेहरे भी शायद बदल गए हैं।
चारू रोज कहती, दीदी तुम और जीजाजी 10 साल बूढ़े दिखाई देने लग गए हो। उसके उत्साह का अंत नहीं था। 2 बजे ही उसने चाय का पानी चढ़ा दिया। चाय पीते हुए जब मैंने शानू की बोतल भरनी शुरू की तब वह बोली, यह क्या, शानू भी हमारे साथ जाएगा? सो तो है ही, यहाँ कौन देखेगा? क्यों, उसकी माँ तो है। माँ ने कभी उसे उठाया भी है? मैंने कहा तो चारू ने मुंह बिचका लिया। दरअसल शानू को लेकर कहीं बाहर जाने का यह पहला मौका था। उसे तैयार करके सुला दिया मैंने और खुद तैयार होने लगी। रितु से कहा, बैग में पानी की शीशी और बिस्किट भी रख ले। पता नहीं वह कैसे क्या करती रही कि दूध की शीशी नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। सौभाग्य से घर में दूध भी था और नई शीशी भी। रितु पर झुंझलाते हुए मैंने फिर से गैस जलाई और उसे उबलने के लिए रख दिया। घड़ी की सुइयां प्रतिक्षण आगे बढ़ती जा रही थी और चारू बौखला रही थी। दीदी तुम्हारा तो गोरख धंधा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इतनी जल्दी तैयार होने का क्या फ़ायदा हुआ? तुम तो जिंदगी भर के लिए रसोई में ही दफन होकर रह जाओगी। उस दिन सुनीता ने मुझे आश्चर्य का दूसरा धक्का दिया। शायद उसने चारू की कमेंट्री सुन ली थी। मेरे पास आकर धीरे से बोले, भाभी 2:45 हो रहे हैं, तुम लोग अब जाओ, नहीं तो आधी पिक्चर निकल जाएगी। अरे लेकिन यहाँ मैं सब देख लूँगी। शानू, उसे भी देख लूँगी, तुम चिंता न करो। चारू ने मुझे विचार करने का भी अवसर नहीं दिया और खींचकर सड़क पर ले आई। मेरी गुमसुम मुद्रा को देखकर बोली, आखिर तुम्हें इतना ऑकवर्ड क्यों लग रहा है? अपने बच्चे को ही तो संभालेंगी, कोई एहसान करेंगी तुम पर? इस पगली लड़की से बहस करना क्या सरल था? और हर बात क्या कहकर समझाई जा सकती है? पर मेरा मन घर में ही अटक रहा। यह सच है, लौटते समय बच्चों ने मधुशाला में जाने की जिद की तो मैंने मना कर दिया। वे 3 घंटे ही मुझे भारी पड़ रहे थे। रोमी ने दूर से ही उसे देख लिया था। डॉक्टर अंकल, वह जोर से चिल्लाया। वह अकेला नहीं था, उसके कंधे पर चढ़ा शानू सड़क का निरीक्षण कर रहा था। अब देखिए कैसा मासूम बना हुआ है। थोड़ी देर पहले इसका रौद्र रूप देखती आप। जानती हैं, घंटे भर से परेड कर रहा हूँ। तब तक बच्चों ने उसे घेर लिया था। मौका पाकर मैं अपने कमरे में चली आई। चारू तो कब से ही शर्मीली कन्या बनकर कहीं दुबक गई थी। और कोई दिन होता तो मैं यशवंत को देखकर रसोई में दौड़ पड़ती, पर आज मन ही नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैं अकेली चुपके से बुआ जी के पास गई थी। उन्हें पुराने पत्र व्यवहार की याद दिलाकर मैंने चारू के आने की बात बतलाई थी, पर उन्होंने कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया, तो मुझे जरा अजीब सा लगा। आप एक बार उसे देख तो लेती, पसंद न हो तो, मैंने अनुरोध किया। भले घर की लड़कियों को देखना क्या है, और फिर वह तो तुम्हारी बहन है। लेकिन क्या? वह बात ही नहीं उठाने देता। हमारी उधर भी तो आजकल नहीं आते, नहीं तो मैं ही पूछ लेती, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। बुआ जी कुछ देर तो चुप रही, फिर भर्राएं कंठ से बोली, वह तो इसका नाम तक लेने से भड़क उठती है, और यह है कि उसी की माला जप रहा है। किसकी बात कर रही हैं आप? सुनीता की। हे भगवान, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा है, पर बिटिया, माँ से क्या कुछ अनजाना रह सकता है? और आप उसे स्वीकार कर सकेंगी? बुआ जी हंसी। बिटिया, धर्म कर्म आदमी करता ही किस लिए है? मेरा तो अब लोक भी वही है, परलोक भी वही है। संतान का सुख ही तो सब कुछ होता है। मन इतना खराब हो आया मेरा। पिताजी को पत्र में क्या लिखूंगी अब? कितनी तारीफ की थी यशवंत की मैंने, किस मुंह से यह सब कहूंगी? और फिर चारू, वह अपने मन में क्या सोचेगी? सुनीता सुनीता सुनीता, उफ, यह लड़की क्या हमेशा प्रेत की छाया की तरह मेरी खुशियों को निकलती रहेगी? मन की तलहटी में शनै शनै जमता हुआ रोष उफन कर बाहर आने को हुआ। उसी में डूबी रही मैं।
शायद इसलिए उसे अकेली छोड़कर, शानू को छोड़कर सिनेमा जा सकी मैं। चारू की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मुझे ले जा सके। अरे भाभी, आप यहाँ हैं? मैं सारे घर में खोज आया हूँ। वह कमरे में आया और बैठ गया। मैं पलंग पर बैठी शानू को थपकी देकर सुलाती रही। और सुनाइए भाभी जी, क्या आज्ञा है? अम्मा ने कहा था कि भाभी ने अर्जेंट बुलाया है, और यहाँ देखा तो आप नदारद। मैं कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, सुनीता के बारे में क्या सोचा है? जी? वह चौंका। मैं स्वयं भी हैरान थी। यह नाम कैसे फिसल गया मुंह से? पूछना तो मुझे चारू के विषय में था। दिन रात उसी के विषय में सोचने का यह परिणाम था। पर एक तरह से अच्छा ही हुआ। पहले से योजना बनाकर तो शायद कभी पूछ भी न पाती। तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। भाभी, मैं आपका मतलब ही नहीं समझा, उसने मासूमियत से कहा। मुझसे बनो मत भैया, मुझे सब मालूम है। वह कुछ देर तक अविश्वास भरी नज़रों से मुझे देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर उठ खड़ा हुआ। कमरे के एक दो चक्कर लगाए, फिर एक कैलेंडर के सामने खड़ा हो गया। वहीं से दीवार को देखते हुए बोला, भाभी, वह तो बचपन का एक सपना था, बचपन के साथ ही बीत गया, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? कैलेंडर का भरपूर निरीक्षण कर वह पुनः अपने आसन पर लौट आया। शादी करने चला तो था, माँ के साथ कितनी जगह तो लड़कियां देख आया था। फिर बीच में ही देखिए ना, यह क्या हो गया? उसने उसास भरकर कहा। वह अपने घर में सुख से रहती तो मैं भी निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी बसा लेता। अपने मन को पूरी तरह तैयार कर लिया था मैंने। पर अब उसे यूं तिल तिल घुटते देखकर मैं कैसे अनदेखा कर दूं? कैसे भूल जाऊं कि इतनी बड़ी दुनिया के बीच वह एकदम अकेली पड़ गई है। जानती हैं भाभी, आज शाम जब मैं घर आया तब शानू और वह दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। पर उसका रोना शानू से अधिक करुण था, क्योंकि शानू को प्यार करने वाले तो बहुत हैं, पर उसका कोई नहीं है, यहाँ तक कि अपना जाया बेटा भी नहीं। तो तुम तो हो, तुम क्यों नहीं आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेते? नहीं भाभी, एक बार यह गलती की थी, तब झड़क दिया गया था। ठीक भी था, मैं रास्ते का भिखारी, उसके योग्य था भी नहीं। आज वह स्थिति नहीं है, इसलिए अगर आज उससे कहूँगा तो वह समझेगी मैं उसकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा हूँ। वैसे भी पता नहीं क्यों उसके अवचेतन में यह बात बैठ गई है कि मैं उसके दुर्भाग्य पर बहुत खुश हूँ, इसलिए इतना तिरस्कार करती है मेरा। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? प्रतीक्षा, अंतहीन प्रतीक्षा। जिस दिन जीवन की लड़ाई अकेले लड़ते लड़ते हार जाएगी और मुझे पुकारेगी, उसी दिन दौड़ा दौड़ा चलाऊंगा, उससे पहले नहीं। और भाभी, उसी दिन के लिए अपने को मुक्त रखना चाहता हूँ। लेकिन यशवंत, यह तो निरा पागलपन है भैया। सो तो है ही भाभी, मैंने पागलपन की हद तक उसे प्यार भी तो किया है। और वह एकदम उठकर चला गया, जैसे इतनी बड़ी बात कहने के बाद उसे मेरे सामने बैठने में संकोच हो रहा हो। मन एकदम हल्का हो आया था। सुनीता की, या फिर यूँ कहो कि साथ ही हमारी भी, जिंदगी का यह अंधेरा चिरंतन नहीं था। दूर क्षितिज पर एक चांद प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। तो दोस्तों, इसके साथ ही यह उपन्यास यहीं ख़त्म होता है। आपको यह कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।